बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह रब्बुल जलाल मोहब्बत फरमाता है उन लोगों से कि जो उसकी राह में ऐसे लड़ते हैं सफ़ बांध कर के गोया जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण नाज। आप देख प्रोग्राम दो टोक। प्रोग्राम के आगाज़ में सूरह सफ़ की जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत को सिर्फ मैंने पढ़ा नहीं है, इस आयत को सिर्फ मैंने समझा नहीं है, बल्कि मैंने अपनी आँखों से इस आयत को हकीकत बनते हुए देखा है। और न सिर्फ मैंने बल्कि पूरे पाकिस्तान ने इस आयत की हकीकत को समझा भी है और इस आयत को हकीकत बनाया भी है। कश्मीर के कोहसारों से सिंध के रेगज़ारों तक पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी थी। पूरी कौम बुनियानुम मरसूस थी। 6 तारीख़ से लेकर 10 मई की रात तक क्या कुछ होता रहा, आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़रा पहले मेरे बैकग्राउंड में देख लीजिए कि जब भारत की तरफ से एक नापाक कोशिश की गई, रात के अंधेरे में एक नाकाम कोशिश की गई पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पाकिस्तान के सिविलियन आबादी पर जिस तरह से निशाने लगाए गए, जिस तरह से टारगेट किया गया, जिसमें शक्करगढ़ था, जिसमें सियालकोट था, जिसमें हमने देखा नीलम झेलम हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उस तरफ निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो पाकिस्तान के इलाके थे, और फिर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो पाकिस्तान हक रखता था, जो कुछ पाकिस्तान ने किया, तो ज़रा मेरा बैकग्राउंड देखिए और बड़े गौर से देखिएगा कि ये मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ चेक पोस्टें नज़र आ रही होंगी। ये वो चेक पोस्टें हैं कि जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना शुरू किया था ना, तो ये ऐसे दुम दबा के भागे थे कि आज 1 साल हो रहा है, वापस नहीं आ पा रहे। आज तक वो जगह तलाश कर रहे हैं कि किन जगहों पर हम अपनी चेक पोस्टें बनाएं, किन जगहों पर बैठकर पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकें। तो ऐसा गिरा था भारत का जहाज़ समेत गुरूर कि वो आज तक अपने गुरूर को उठा नहीं पा रहे। 22 अप्रैल वो दिन था कि जब की तरफ से एक झूठे ऑपरेशन की कोशिश की गई, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने की कोशिश की गई, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, अपने ही 26 लोगों को मारा एंड विद इन 10 मिनट्स FIR काट ली। कहाँ से कहाँ तक कि पहलगाम, जहाँ पर जिस जगह पर ये अटैक हुआ था, वहाँ से जो पुलिस स्टेशन था वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था, और वहाँ से आने में वहाँ पर वक्त लगता है, लेकिन बग़ैर किसी तहकीकात के, बग़ैर किसी एविडेंस के फौरी तौर पर यहाँ हमला हुआ। हमला शायद अभी रुका भी नहीं, और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम धर दिया। ये भारत का आगाज़ था, लेकिन पाकिस्तान का क्या किरदार था कि 26 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसकी न्यूट्रल तहकीकात करवाने की बात की, इंटरनेशनली इसकी तहकीकात करवाने की बात की। 6 मई की रात जब भारत ने हमला करने की कोशिश की, उसके बाद जो कुछ हुआ, जो कॉम्बैट हुई, उसको इंटरनेशनली जिस तरह से रिपोर्ट किया गया कि तकरीबन 125 से 140 जहाज़ थे आसमानों में, तारीख़ की तवील तरीन यानी 1 घंटे से ज़्यादा की वो फ़ाइट लड़ी गई। इस क्लोज़ कॉम्बैट से यानी पाकिस्तान के वार से जब भारतीय तैयारे, राफ़ेल जैसे तैयारे गिरे, तो उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने वो इंटरसेप्ट की हुई बौखलाहट दिखाई भारतीय पायलट्स की, तो उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि भारतीय तैयारे और उनका पूरा अमला सब 2 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए, और यहाँ पाकिस्तानी शाहीनों ने, पाकिस्तानी जवानों ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च कर दिया। भारत का दिफाई सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम जो भारत का दिफा करने के लिए लगाया गया था, यानी S-400, इसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। I was lucky that Allah subhanahu wa ta'ala chose me for this mission to engage the S-400. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, ऐसा मजबूत दिफा किया कि दुनिया भर में न सिर्फ बल्कि भारत में भी पाकिस्तान के दिफा की तारीफ़ होने लगी। नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा जाने लगा। क्या क्या हुआ ज़रा ये भी याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने जब अपना दिफा किया, अपनी सरहदों का दिफा किया, तो ऐसा मजबूत दिफा किया कि भारतीय चौकियों पर बैठे हुए चूज़े, माफ़ कीजिएगा, फ़ौजी ये दफ़ा हुए यहाँ से। और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया गया नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उन्होंने कहा कि कृपया कीजिए, पाकिस्तान बहुत मार रहा है, रुक नहीं रहा है, इनको रुकवाइए, सीज़ फायर करवाइए। बहरहाल सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफ़ा इस्तेमाल करने के बाद
सीज़ फायर किया और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने गोदी मीडिया पर और अपने लोगों को ये चूरन बेचना शुरू कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 1 साल गुजर गया है। नरेंद्र मोदी से सिर्फ यही एक सवाल है कि ये ऑपरेशन सिंदूर कहाँ जारी है? क्या सिर्फ आपकी बारातों में? नरेंद्र मोदी क्योंकि मान नहीं रहे थे, खामोशी इख्तियार किए हुए थे और कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन सारी दुनिया बशमूल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बारहा बता रही थी कि पाकिस्तान और भारत की जंग में तैयारे गिरे हैं, 6 से ज़्यादा गिरे हैं, राफेल तैयारे गिरे हैं। ये अमरीकी इंटेलिजेंस हो या फ्रांसीसी कंपनी जिनका तैयारा है राफेल, ये तमाम लोग बता रहे थे कि तैयारे तो गिरे हैं। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। अब पहलगाम हमारे सामने है, इससे पहले पुलवामा हमारे सामने है। लोग सवाल करते हैं कि अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्यों किए गए? तो इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया की आवाम सब जानती है। और अब मैं मिलवाऊंगी आपसे पाकिस्तान के उन गाजियों से, पाकिस्तान के उस फ़ख्र से कि जब वॉर मॉन्गरिंग का आगाज़ हुआ था इंडिया की तरफ से, तो फिर यहाँ पर जो मौजूद थे हमारे जवान, पाकिस्तान के पासबान, उन्होंने अंधा कर दिया था इंडिया को। कैसे किया था? कैप्टन अफनान से ज़्यादा बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो शख्सियत थे जिनकी तरफ से, जिनकी टीम की तरफ से पहला रिस्पॉन्ड इंडिया को किया गया था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़रा हम वही जान लेते हैं ना, क्या हुआ था उस रात 6 तारीख की रात? 6 तारीख की रात को दुश्मन ने अपने तोपखाने हम पर खोले, हम पे हैवी फायर शुरू कर दिया, जिसमें उनका इरादा और उनका मकसद फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाना नहीं था। उनका जो आबादी थी, सिविल आबादी, जो लोग रह रहे थे यहाँ पर, उनको निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया। अब जब हमारे पास इस तरह की कैजुअल्टी की ख़बरें मौसूल हुई, हमें पता लगा कि सिविल आबादियों पे जाके इनके तोपखाने जो है वो अटैक कर रहे हैं और गोला बरसा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमारा जो रिस्पॉन्स था, हमने वो रिस्पॉन्स जनरेट किया है, जिसके बाद फिर दुश्मन जो है वो अपनी पोस्टें छोड़कर भागा है। दुश्मन को पोस्टें छोड़कर भागना पड़ी और दुश्मन इतना लाचार और इतना बेबस हो चुका था उस टाइम पर कि दुश्मन के पास अपनी इन पोस्टों के ऊपर, ये आपके सामने, आप अगर इसको दिखाना चाहें, मैंने दिखाया बिल्कुल, उस सामने पोस्टें नज़र आ रही हैं हमारे बैकग्राउंड में। ये तमाम वो पोस्टें हैं जिन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए हैं। ये इनकी बुज़दिली का, ये इनकी जो है बेबसी का निशानी थी। कैप्टन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं। मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं उस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ जिस तरह से आप लोग यहाँ एक्टिव हैं। मैं हूँ तो मेरी भी हिफाजत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आपका हाई लेवल बहादुर हो और उसकी तरफ से जो कमांड आ रही हो, तो फिर जो यहाँ पर जवान मौजूद होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ फील्ड मार्शल की, मैं बात कर रही हूँ जो आपके अफसरान हैं, आपके CEO हैं, आपके दीगर लोग हैं, उनकी तरफ से जो कमांड आप तक पहुँच रही थी, उसके बाद कि ऊपर की हायरार्की पूरी बहादुर बैठी हुई हो, तो फिर जवानों का जज्बा क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है, वो प्लीज़ बताइए। हमारी कमांड में बिल्कुल यही था कि हम दुश्मन को नाको चलने चलवाएँ। एक दफ़ा इन्हें हम वो वाला वक्त दिखाएँ जिसको ये डरें, आगे भी डरें और करने से डरें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बताइए मुझे, उस रात तो आप लोगों ने जो किया वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद से अब तक क्या है? वहाँ कोई चिड़िया विड़िया उड़ रही होती है? असल में जो दुश्मन को एक गलत फहमी थी कि मैं टेक्नोलॉजी की बर्तरी है मेरे पास, और मेरे पास हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले और अल्लाह पर यकीन रखने वाले और एक खुदा वाले लोग हैं। और जब हमारी बाला कमांड के अहकामात और हमारे जो फ़ौजी जवान और हम खुद शामिल उसमें, जब हमने उनकी टेक्नोलॉजी को और उनकी हिकमत अमली को मात कर दिया और उनके मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया, और वो अपनी पोस्टें और बैंकर तबाह हाल में और अपने ज़ख्मी साथी छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और भागते हुए हमारे निशाना बने, तो उसके बाद उनके ज़हन में जो बर्तरी वाला एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। अबतरी की हालत में ले आए आप? वो बर्तरी से अबतरी की तरफ चले गए और अभी तक उनको वो शाख ख़त्म नहीं हो रहा। वो अपनी पोस्टों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि दुश्मन को हल्की जैसी भी हरकत करे, हम उसको बताएं कि हमने बयानुल मरसूस में जो आपका हाल किया है उससे बदतर हाल इंशाल्लाह करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जारी है और यहाँ हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये वो गाजी हैं कि जो दू बदू लड़ रहे थे उस रात, दू बदू लड़ रहे थे उन दुश्मनों से जो यहाँ से एग्जैक्टली जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूँ
अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें ना तो ये तकरीबन 2,500 से 3,000 कदम बनते हैं। उसके फासले पर वो दुश्मन वहाँ बैठा हुआ था और ये वो जवान थे जो आंखों में आंखें डाले लड़ रहे थे। और जब ऐसे जवान लड़ते हैं तो फिर दुश्मन भागने पर तो मजबूर होता है ना। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या जज्बा था उस रात और वो जज्बा आज तक बरकरार है? जी मैम, जैसा कि हमें थ्रेट मिल गया था फिर हम हाई अलर्ट हो गए थे। जैसे ही दुश्मन ने हम पे हमला किया हमने उनका भरपूर जवाब दिया। उनकी पोस्टों को हमने हिट किया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया उनकी पोस्टों को। और थोड़ी देर बाद उनका हेली लैंड हुआ और कैजुअल्टियाँ उनकी ट्रुप्स ने उनकी कैजुअल्टियाँ उठाई हैं। ये पाकिस्तान के वो अवाम है नाज़रीन के जिनको ये हौसला है, जिनको ये एतमाद है, ये एतबार है कि उनका दिफा मजबूत हाथों में है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे घर भी मौजूद हैं जहाँ बूढ़ी ख़वातीन रहती हैं, अकेली यहाँ पर रहती हैं। और जब इंडिया की तरफ से उस रात हमला किया गया तो किस तरह से रिहायशियों के घरों को नुकसान पहुंचा, किस तरह से यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचा। एक घर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर गोलियों के निशान आपको नज़र आएंगे। ये वो घर है जिसके ऊपर हमला किया गया था और इस तरह के कई घर इस इलाके में मौजूद हैं। आइए उस खातून के घर के अंदर भी आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ की भी कुछ मनाज़र दिखाती हूँ। ये देखिए, इस कमरे को ज़रा देखिए, ये आपको नज़र आएगा। ये दरारें पड़ी हुई हैं, ये छत इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंडिया ने सिविलियन आबादियों के ऊपर हमला किया था। जज्बा देखिए कि जो साल आज गुज़रने वाला है और आज भी ये इसी घर में और इसी मकान में मौजूद हैं जहाँ पर ये पाकिस्तान की जो अज़ीम शान फ़तह हुई, उसके बाद ये बताता है घर कि इंडिया ने क्या किया था और फिर पाकिस्तान ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी है, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। मुझे फरमाइए कि क्या देखा था उस रात आपने? घर पे ही थी आप? घर भी थी पर थी तब ये मेरी कान भी टोरे हो गए और 3 कमरे मेरे 4 कमरे जड़े मेरे तबाह हो गए। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने किया उस पर खुश हैं आप? खुश है, बहुत खुश है कि हमारी जीत तो हुई है ना, बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। क्या हुआ था उस रात? यहीं पर ही मौजूद थे आप? जी हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और इंडिया की जो जारियत है वो तो हर वक्त ये करता है कि मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। मगर हमारे इस इलाके में हमने ये देखा कि इंडियन जहाज़ भी आए और इंडिया ने यकमुश्त जो है वो फायर खोल दिया। मगर ये जो हुआ कि हमारी जो आवाम है वो यहाँ की आवाम जो है यहीं लोग पैदा हुए हैं और वो जो है इस सरजमीन का चप्पा चप्पा जो है उसको जो है उसकी हिफाजत करने के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। और अगर किसी वक्त भी कोई किसी किस्म की जहरीत होती है इंडिया की तरफ से तो हमारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे जवान, हमारी मस्तूरात तमाम जो है वो रोटियां पका कर भेजते हैं कि जी फ़ौजियों को शायद खाना ना मिला हो, तो वो पानी लेके वो उनको दिया और अम्यूनिशन की पेटियां उठा के साथ जो है उनकी हर किस्म की मदद की। पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि जी आप ऐसे करें कि आगे नहीं आना, इधर ही रहें। और लोग जो है वो मुश्किल से दरिया क्रॉस करके जा रहे थे पार, तो उनको बताया गया कि आप दरिया क्रॉस करके मत आएँ। क्या हुआ था उस रात? क्या देखा था आपने? उस दिन रात को अचानक हम सब लोग सोए हुए थे, अचानक इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और मार्टर शेलिंग, मिसाइल, हर किस्म की फायरिंग उन लोगों ने की हमारे घरों के ऊपर। हमारे बच्चे यानी औरतें ज़ख्मी हुई, बूढ़े ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। उसके बाद पूरे इलाके को इन लोगों ने अपने लपेट में लिया हुआ था। सामने अगर देखें तो उनको इंडिया की तरफ दरख्त नज़र आएंगे, हमारी तरफ बंदे नज़र आ रहे थे फ़ौज के साथ सामने सामने चल रहे थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक की जब भी बात होगी तब उन शहदा की ज़रूर बात होगी कि जब 31 जनाजे और उनमें मासूम बच्चों के जनाजे जब पाकिस्तान ने उठाए तो फिर पाक फ़ौज के लिए ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी। जिस जगह पर मौजूद हूँ इर्तज़ा भी था, कर्नल ज़हीर का बेटा। कर्नल ज़हीर वो जो LOC पर मौजूद थे। कर्नल ज़हीर के जो लफ्ज़ थे उन्हें ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सर इससे आगे अब पिंडी के लिए मेरी अहलिया और मेरा बड़ा बेटा ये इस जनाजे को लेकर जाएंगे। मैं वापस बॉर्डर पर जाऊंगा और मैं लड़ूंगा, मैं इस वतन के लिए लड़ूंगा।
जैसा कि आपसे कहा था कि इर्तिज़ा की यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं, और ताज़ा क्या करना, इर्तिज़ा गया ही नहीं, सबके बीच में ही मौजूद है जिस तरह से हमने देखा। तो अब मैं इर्तिज़ा की फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। कर्नल ज़हीर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है कि बहुत प्यारे से भाई मुंतज़िर मेरे साथ मौजूद हैं, और इर्तिज़ा की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप बताइए कर्नल साहब, आप उस वक्त फ़ील्ड में मौजूद थे जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ, और आप दूबदू थे उस वक्त दुश्मन के साथ। क्या हुआ, कैसे आप तक ये ख़बर पहुंची, और फिर उसके बाद आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कैसे घर पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6-7 मई की दरमियानी रात जब पहला दुश्मन ने हमला किया तो वहाँ से पहले मिज़ल्स की आवाज़ें हमें आई, और हम तो काफ़ी जंग की तैयारी करके बैठे थे। हमारी रिवायात ये हैं कि हम जंग में पहल नहीं करते लेकिन तैयारी पूरी रखते हैं। मुझे ये लगा कि शायद वो लोग इतने तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से हमने उन पर हमला किया मेरे पूरे सेक्टर में ख़ास तौर पे, तो शायद वो उनको वक्त लगा थोड़ा नबर आज़मा होते हुए। इर्तिज़ा की शहादत हुई है 3:45 बजे, अज़ानें हो रही थी उस टाइम, फजर की अज़ानों के टाइम उसकी शहादत हुई है। तो ये 4 घंटे तो बग़ैर किसी तातील के मुसलसल बहुत भारी गोला बारूद दोनों तरफ से चल रहा था। इनिशियली उनको थोड़ा सा टाइम लगा रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन वो भी भरपूर तरीके से फिर कर रहे थे फायर। तो वो एक पेट्रोल ने मुझे बड़ा ऑक्यूपाइड रखा हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई कैजुअल्टीज़ हों, और इसी तरह सिविल इंतज़ामिया के साथ भी मैं राब्ते में था, जो हमने उनके लिहाज से भी प्लानिंग की थी कि जंग शुरू होती है तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या तरतीब लाना है, क्या एक्शंस होंगे, उनके साथ भी मैं राब्ते में था। उस पेट्रोल के साथ मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी था उसके कंपनी कमांडर के साथ। तो उसके पीछे के बाद दिगरे 3 क्वाडकॉप्टर्स आए दुश्मन के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों क्वाडकॉप्टर्स हमने उड़ा दिए उनके। तो इर्तिज़ा की शहादत के बाद 12-15 मिनट के बाद वो पेट्रोल खैर वफ़ियत से सही सलामत अपनी पोस्ट पे पहुंच गई। इर्तिज़ा जब शहीद हुआ तो चंद ही मिनटों के बाद मुझे बेगम की पहले कॉल आई। इसने उसी आवाज़ में बस रोते हुए मुझे कहा कि इर्तिज़ा। इन्होंने जब नाम लिया इर्तिज़ा तो, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे उसी टाइम एहसास हो गया था कि वो शहीद हो चुका है। कुछ देर के बाद मैं जब घर आया तो घर थोड़ा फासले पे था चूँकि वहाँ से, तो अपने बेडरूम गया तो इर्तिज़ा को जब मैंने पाया तो दिल में तो मुझे हो गया था कि अभी वो शहीद हो चुका है, बस आंखों से देखने की देर थी। बस उसके बाद अल्लाह ने उस टाइम मुझे बहुत हौसला दिया था, क्योंकि मेरा मिशन ज़्यादा बड़ा था। इर्तिज़ा की शहादत तो आ गई, बट मैं उस मिशन से हटना नहीं चाहता था, और कमांडिंग ऑफिसर था, एक यूनिट कमांड कर रहा था, तो ट्रुप्स के मोराल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मैंने उस टाइम कोई तासुर ही नहीं दिया। मेरे साथ कुछ जवान भी थे वहाँ पे, एक ऑफिसर भी था, मैंने उनको कोई तासुर ही नहीं दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, भरपूर तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस टाइम पे मैंने इनको यही कहा कि आप लोग जनाजा इसका पढ़ लें, मैं जब बाद में जब थोड़ा सा जंग में कोई तातुल आएगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग चले जाएं और मैं यहाँ नहीं जा सकता। तो फिर मेरे जो ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि आपको जनाजा पढ़ना चाहिए जाके, और इसलिए फिर मैंने जनाजे में शिरकत की। ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन इंटरव्यू है मेरे लिए, और एक माँ से बात करना और एक शहीद बेटे के हवाले से बात करना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और क्योंकि हम ये मार्का हक़ को न सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि हम उन शहदा को याद कर रहे हैं जिनका खून है इस मार्का हक़ में, इस ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में। बड़ा मुश्किल सवाल है एक माँ से पूछना, क्या हुआ था उस रात, कैसे आपको पता चला कि आपके शौहर तो बॉर्डर पर हैं, जिनके लिए शायद आप मेंटली प्रिपेयर हैं, लेकिन जो बेटा आपके साथ मौजूद है, छोटा मासूम 8 साल का बच्चा, उसके लिए कोई आपके शायद जहन में ये सब कुछ नहीं था। क्या हुआ था उस रात? उस रात ये था कि वैसे तो मैंने पहले यही सोचा कि शायद नॉर्मल कोई एग्रेशन चल रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के हम लोग शुरू से सुनते आए हैं, ये था। तो
थोड़ा सा जब और मज़ीद लेट हुआ बच्चों का, चूँकि हमारे लिए क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ पे वैसे नॉर्मल हालात होते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, बच्चों का भी मेरा सुबह स्कूल था तो वो इनकी मैं तैयारी वगैरह करके बच्चे मेरे दोनों सो गए। लेट नाइट मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई गई और उसके बाद जो है ब्लास्ट्स थोड़ा दूर से मैं सुन रही थी, तो मैं अलर्ट हो गई कि बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है। हस्बैंड मेरे आगे थे और मैं बच्चों के साथ अकेली घर पे थी। तो सुबह अज़ानों का टाइम था जब मुझे एक बहुत ज़ोर के ब्लास्ट की आवाज़ आई और मेरे घर को चूँकि डिलिबरेटली टारगेट किया गया था, मुझे बाकायदा पता चला कि कोई जो ब्लास्ट हुआ है वो मेरे घर के लॉन से या घर के बाहर से मुझे आवाज़ आई है। तो दोनों बच्चों को मैंने अपने पास लिटाया हुआ था और ये दोनों गहरी नींद सो रहे थे, मगर उस ब्लास्ट की वजह से दोनों बच्चे जाग गए और इन्होंने मेरे से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने इनको ये बताया कि आप लोग आराम सुकून से सोएं और इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है। मगर ये दोनों भी चूँकि ब्लास्ट उसके बाद या के बाद दीगरे शुरू हो चुके थे, तो मैंने इनको यही बताया क्योंकि मेरे घर पे अटैक शुरू हो गया था। मैंने इनको यही बोला कि आप दोनों कलमा पढ़ना शुरू करो और आज जो है हमारी आखिरी रात है, हम शहीद हो जाएंगे। और बस मैंने भी तेज़ तेज़ कलमा पढ़ना शुरू किया, मेरे बच्चों ने भी कलमा पढ़ना शुरू किया और मैंने बस ज़हीर को सिर्फ़ एक मैसेज किया कि मेरे घर पे अटैक हो चुका है और बस हम लोग कलमे पढ़ रहे हैं, हमारी आज आखिरी रात है। तो या के बाद दीगरे ब्लास्ट हो रहे थे। जो फोर्थ ब्लास्ट था उसमें इर्तिज़ा की आखिरी बात जो थी वो ये थी कि मामा बाबा को कॉल करें, बाबा कहाँ पे है। मैंने उसको यही बोला कि आप लेट जाएं आराम से और बस कलमे इर्तिज़ा तेज़ तेज़ कलमे पढ़ो, आज हमारी आखिरी रातें शहीद हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक बहुत शदीद ज़ोर का धमाके की आवाज़ आई और मैं अपने बेडरूम में बच्चों के साथ बैठी हुई थी। मुझे बेडरूम के बाहर धुआं और मिट्टी इस तरह अपने घर के अंदर उड़ती दिखाई दी। मैं उठी हूँ और मैंने बाहर देखा है। जब मैं बेडरूम में वापस आई हूँ तो मुझे दीवार पे खून नज़र आया। अव्वल तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड पे डरती थी कि अल्लाह ना करे अगर शहीद हो गए तो दो बच्चों का साथ है मेरे लिए। इर्तिज़ा का तो नहीं सोचा था क्योंकि वो तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल महफूज था क्योंकि माँ की गोद में सो रहा था। जब मैंने खून देखा मेरे माइंड ने प्रोसेस ना किया कि ये क्या है, थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद जब मैंने बच्चों की तरफ देखा तो मुंतज़िर अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज़ फ़ाइन और इर्तिज़ा का पूरा गला वो कट चुका था, जो कि मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा और बिल्कुल सुकून से वो सो रहा था, गहरी नींद सो चुका था बस। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी। मैंने अपने बड़े बेटे को अपने पास, क्योंकि इसने भी इर्तिज़ा को देखा और ये भी थोड़ा डर गया उस टाइम पे, शोर भी बहुत था। मैंने इसको अपने करीब किया, पकड़ा और उसके बाद जो है मोस्टली यही देखा गया है कि जब एक माँ का बच्चा शहीद होता है तो उसको इत्तला दी जाती है, मगर मैंने ये है कि ख़ुद इत्तला दी सबको। मैंने कॉल की ज़हीर को और बाकियों को कि इर्तिज़ा जो है वो शहीद हो चुका है। अपनी वालदा के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच था। मैं अक्सर इसको कहता था कि इसके साथ इतना ज़्यादा लाड प्यार ना किया करो, बड़ा होने दो उसे ताकि वो अपने आप को संभालें, बड़ा हो जाए। लेकिन इन दोनों की ये कैफियत थी कि अगर 10 मिनट भी एक दूसरे को नहीं देखते थे ना, वो भी बेचैन होता था, ये भी। मुंतज़िर से बात करते हैं। मुंतज़िर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस करते हो या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हो? मुझे वो मतलब जब इस तरह मैं कहीं पार्क पर चले जाऊँ, क्योंकि हम साथ ही खेलते रहते हैं, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिस होता है, क्योंकि हम साथ सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड वो खेलने में करते, तो उसमें वो बड़ा याद आता है। भाभी, आप कुछ कहना चाहेंगी उनको जो कह रहे थे कि हमने दहशतगर्द मार दिया? वो दहशतगर्दी फैला रहा था आपकी बाहों में, आपके साथ लेटा हुआ था और वो उस वक्त दहशतगर्दी फैला रहा था। उस दुश्मन को कुछ कहना चाहेंगी आप? और आप मुतमईन हैं जो फिर पाकिस्तान ने किया? मैं आपसे इर्तिज़ा की माँ होते हुए पूछ रही हूँ, आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मुझे उम्मीद थी फ़ौज से कि फ़ौज जो है वो हमेशा लोगों को प्रायोरिटी पे रखती है, अपने वतन को प्रायोरिटी पे रखती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने भी उस रात हमें प्रायोरिटी पे करने के बजाय बाकी लोगों का सोचा, तभी ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे। हमारा सोचा होता तो शायद इर्तिज़ा हमारे पास होता बिल्कुल
उसको शहादत ना नसीब होती, मगर वहाँ से हम लोग निकले ही, हस्बैंड ने निकाला ही इसलिए नहीं कि जवानों का और बाकी लोगों का जो है वो मोरल डाउन हो जाएगा। तो बाकी वो लोग जो कहते हैं कि हमने एक दहशतगर्द मारा, इंतहाई बुज़दिल कौम है, जो कि इतने बुज़दिल हैं कि उनको हमारे छोटे छोटे बच्चों से डर है। तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि वो कितने कोई बुज़दिल लोग हैं। और यही मैसेज है उनके लिए कि आगे भी अगर वो आना चाहते हैं, हमें टेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल शौक़ से आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक हालात के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इर्तिज़ा के स्कूल लेकर चलती हूँ, वहाँ पर जो टीचर्स मौजूद हैं, जो इर्तिज़ा के क्लास फेलोज़ मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, वो कैसे इर्तिज़ा को याद करते हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त आपको लेकर आई हूँ इर्तिज़ा के स्कूल। आइए इर्तिज़ा की ज़रा मासूम शरारतें याद करते हैं। इर्तिज़ा कैसे बच्चे थे ये पूछते हैं, आइए मेरे साथ। ये बहुत खूबसूरत वॉल आपके रूम में बनी हुई है इर्तिज़ा शहीद कॉर्नर के नाम से, और ये बहुत प्यारी इर्तिज़ा की पिक्चर्स हैं। 1 साल गुजर गया है, कैसे आप लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है? बस असल में तो ये है कि स्टार्ट में क्या बहुत अरसे तक तो हम किसी को भी ये यकीन नहीं आता था कि अब इर्तिज़ा नहीं है, क्योंकि वो माशाल्लाह जिस टाइप के स्टूडेंट थे हमारे, जितना फ्रेंडली थे, रिस्पॉन्सिबल, इतने क्यूट, और एक्टिविटीज़ में जितना एक्टिव वो पार्टिसिपेट करते थे, और स्पेशली टीचर्स की रिस्पेक्ट में तो बहुत ज़्यादा, इवन दूसरे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि आप जो है रिस्पेक्ट किया करें। इर्तिज़ा की क्लास में आए हैं हम। ये सीट जो यहाँ पर रखी हुई है, ये इर्तिज़ा की चेयर है, और इर्तिज़ा की याद में यहाँ पर रखी। ये सारे मासूम बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये इस सेगमेंट को करना, प्रोग्राम के इस हिस्से को कवर करना। ये मासूम बच्चे, और इन्हीं के साथ इर्तिज़ा भी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इर्तिज़ा के साथ बैठते थे? जी। कैसा फ्रेंड था आपका? अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेंड था। क्या क्या फ़न क्या करते थे आप लोग, क्या शरारतें करते थे? हम लोग स्पोर्ट टाइम खेलते होते थे। मिस करते हैं? जी। सबसे ज़्यादा क्या बात याद आती है इर्तिज़ा की? उसकी आंखें। उसकी आंखें? क्या सबसे ज़्यादा क्या शरारत थी जो इर्तिज़ा की याद आती है? बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, क्या करते थे? हम लोग छुप छुप के, कभी जब वो मेरे साथ बैठता था, हम लोग छुप छुप के टीचर से छुप के कभी कोई चीज़ खा लेते होते थे। लंच टाइम से पहले ही आप और इर्तिज़ा दोनों मिलके? जी, हम लोग पहले ही खा लेते थे। अच्छा, और कभी अगर टीचर ने देख लिया तो फिर डांट पड़ती थी? डांट तो पड़ती थी, फिर बाद में टीचर से सॉरी वरी कर लेते थे हम लोग। थैंक यू बेटा। यकीनन यही चीज़ टीचर भी याद करती होंगी, टीचर से भी हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी फ्रेंड इर्तिज़ा की? नहीं, क्यों? आपकी दोस्ती नहीं हुई थी? हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। अच्छा, फिर अब आपको जब थोड़ी सी दोस्ती हुई थी तो वो थोड़ा सा टाइम याद आता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप क्यों रो रही हो? वैसे ही रो रही है? कुछ नहीं, इर्तिज़ा की याद आ रही। आपका नाम क्या है? मलिहा। वही ऐसे थोड़ी रोते हैं। इर्तिज़ा तो देखो जन्नत का फूल था ना, और अब वो जन्नत चले गए ना। हम सब ने एक ना एक दिन चले जाना है इस दुनिया से, लेकिन इर्तिज़ा बहुत पहले चला गया, और जब वो चला गया तो यहाँ पर वो बच्चा मौजूद है, उसकी तस्वीर मौजूद है, उसकी यादें मौजूद हैं, उसकी शरारतें मौजूद हैं। इर्तिज़ा आपके साथ थे, खेल रहे थे, एंड नेक्स्ट डे जब आप लोग स्कूल आए तो इर्तिज़ा नहीं आए थे उस दिन स्कूल। आपको क्या पता चला था, क्यों नहीं आए थे फिर इर्तिज़ा? पहले तो मुझे लगा था कि इर्तिज़ा शहीद नहीं हुआ, ये कोई और था, उसका कोई हम शक्ल कोई और था। पर जो मेरी फूफा थी ना, उनने मुझे इर्तिज़ा की फ़ोटो भेजी थी कि ये ताहा का दोस्त है, ये शहीद हो गया। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा क्या पता कोई और हो, तो फूफा से उनका नाम पूछे तो उन्होंने बोला कि ये इर्तिज़ा है। उसके बाद फिर मैं रोया। इर्तिज़ा की टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं। स्कूल से टीचर्स ने मैसेज किया तो बड़ी शॉकिंग बात थी, मतलब मेरे लिए तो मतलब मेरी सारी बॉडी शेल हो गई। मैं यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे, मतलब पूरा 2-3 दिन तक तो मुझे ऐसे लगे कि जैसे मेरी बॉडी में जान ही नहीं है। एक दिन मैं बाहर खड़ी थी
शायद उसकी मदर की और मेरा ड्रेस सेम था, तो मैं उस साइड में मुँह करके खड़ी थी, तो पीछे से आया और सडनली उसने मेरी चादर को ऐसे पकड़ा, मुझे किया, मैम आज तो आप बिल्कुल मेरी मामा जैसी लग रही हैं। तो वो बात मैं उसकी नहीं भूल सकती। अभी जब भी वो मैं अपना ड्रेस देखती हूँ बस मुझे उसकी बात याद आती है। यहाँ पर ये छोटे छोटे से बच्चों ने इर्तिज़ा की याद में कार्ड्स बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और ये कॉर्नर दिखाने का ना एक रीज़न भी है, जो दरिंदा मोदी ने दहशतगर्द मारे थे ना पाकिस्तान में, उसमें से एक दहशतगर्द ये था। ये वो मासूम चेहरा, ये वो मासूम आँखें जिसने भारत में ऐसी दहशत फैलाई हुई थी, उसने पाकिस्तान में आकर इस मासूम नन्हे दहशतगर्द को मारा। इसे कह रहा था वो दहशतगर्द। एक हम पाकिस्तान का आज देख कर आए हैं LOC पर, और ये पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। और ये बच्चे एक ही बात, इर्तिज़ा के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, ये एक ऐसी बात कह रहे हैं कि आप लोग भी सुने और सोचें कि बच्चे जज्बा क्या रखते हैं। बच्चों, बड़े होकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुना आपने? दुश्मन तो ये बड़ा गौर से सुने, ये मुस्तक़बिल है मेरा जो कह रहा है कि बड़े होकर भी इर्तिज़ा का बदला लेंगे। पाकिस्तान